हेलो फ्रेंड्स, आज हम लाए हैं आपके सामने यूवीपीसीएल का पार्ट 2 TG2 का जो टेक्निकल पेपर है। चलिए शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एक थर्मोकपलर उपकरण थर्मोकपल उपकरण क्या होता है पहले जाना जाए। देखिए, थर्मोकपल उपकरण वो होता है जिसमें दो अलग अलग मेटल्स इस्तेमाल किए जाते हैं। ये एक अलग मेटल है और ये एक अलग मेटल है। जब इन दोनों पे आपस में जोड़कर इसमें कोई हीट दी जाए या प्रेशर दिया जाए, इस पर दबाव बनाया जाए या इसमें गर्मी डाली जाए, उसके कारण इसमें वोल्टेज का डिफरेंस पैदा होता है, जो ये हमें वोल्टमीटर यहाँ पे बता रहा है। इसी के कारण जो है इसमें एक बिजली का प्रभाव दौड़ता है और जिसका कारण ये दबाव दौड़ता है उसको कहता है डायरेक्ट फिजियोइलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रिंसिपल। ठीक है, इसी सिद्धांत पे ये काम करता है। फिजियोइलेक्ट्रिक प्रिंसिपल यही बताता है कि दो अलग अलग मैटरों पे अगर दबाव बनाया जाए, चाहे वो हीट के द्वारा हो चाहे वो प्रेशर के द्वारा हो, तो उसमें एक इलेक्ट्रिक इफेक्ट दौड़ेगा। और इसके बीच में देखिए इंसुलेशन होता है, ये दोनों के बीच में इंसुलेटेड होती है कॉइल। अगला सवाल क्या पूछ रहा है, प्रेरक मोटर के रोटर और स्टेटर डैश से बने होते हैं। देखिए, प्रेरक मोटर माने सिंक्रोनस मोटर। ठीक है, सिंक्रोनस मोटर क्या करता है, जो है ईडी करंट, जितने भी प्रकार के मोटर हैं, चाहे प्रेरक मोटर हो चाहे इंडक्शन मोटर हो, सारे मोटर्स के जो कोर होते हैं वो जो है हमेशा लेमिनेटेड होते हैं। कारण ये है लेमिनेटेड है ताकि उसमें एडी करंट लॉस कम से कम हो। ठीक है, उसे बड़ी बड़ी पत्तियों से जोड़ जोड़ के बनाया जाता है ताकि उसमें एडी करंट लॉस कम हो। अगला सवाल क्या पूछ रहा है, उच्च गति से घूमने के लिए किस प्रकार के रोटर का प्रयोग किया जाता है। देखिए, जब भी बिजली पावर प्लांट में जो बिजली पैदा होती है उसमें लंबे लंबे जो रोटर्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जो कि ज़्यादातर आप हाइड्रोलिक्स में देखेंगे। मतलब जो पानी से बनती है जो बिजली, उस जगहों पे बड़े बड़े रोटर्स का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि उसकी रफ्तार बहुत ज़्यादा होती है और लंबा और चौड़ा होने की वजह से ये इसकी स्थिरता बनी रहती है। इसी कारण इसमें बेलनाकार प्रकार का रोटर इस्तेमाल किया जाता है। अगला सवाल जो पूछ रहा है, एल श्रृंखला का जो एमसीबी है वो किस कार्य के लिए इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, एल जो है एमसीबी कई श्रृंखलाओं में आते हैं। एल होता है, के होता है, ए होता है, इस तरह का। तो इन सब के अपने कुछ मुख्य जो है कारण हैं। जैसे एल श्रृंखला वाले जो हीट प्रोड्यूस करने वाले जितने भी हमारे घर में इंस्ट्रूमेंट लगे हैं, जैसे वो गीज़र है, ओवन है, हाँ, लाइट जनरेटिंग है, हीटर है, ऐसी कुछ चीज़ें जो लगी हैं जिसमें बहुत ज़्यादा बिजली इस्तेमाल होती है, हीट प्रोड्यूस होता है, उसके लिए इस एल श्रृंखला वाले एमसीबी का इस्तेमाल किया जाता है। इसे लाइटनिंग सर्किट कहा जाता है, लाइटनिंग सर्किट, जिससे उजाला पैदा हो। अगला हमारा सवाल है, देखिए अगला सवाल क्या पूछ रहा है। देखिए, इसमें टाइमर किस स्टार्टर में 3 संकुचित और 1 टाइमर का प्रयोग किया जाता है। देखिए, जो 3 स्टार्टर्स होते हैं, इसमें ऑटोमेटिक स्टार्टर होता है, ये वाला जो हमारा है ये ऑटोमेटिक स्टार्टर 3 होते हैं और एक इसमें टाइमर होता है। इसका इस्तेमाल क्या होता है कि टाइमर के आधार पे जो है मोटर स्टार्ट और बंद होता है। इसमें देखिए और भी कुछ स्टार्टर्स दिए, जैसे 4 पॉइंट स्टार्टर, ये डीसी मोटर स्टार्टर है। और DOL स्टार्टर होता है, ये छोटे मोटरों के लिए होता है, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर बोलते हैं इसको। ठीक है, अगला सवाल ये क्या पूछ रहा है, पोनी मोटर। देखिए, पोनी मोटर क्या होता है पहले समझिए। पोनी मोटर जो है सिंक्रोनस मोटर को घुमाने के लिए एक अन्य मोटर को रखा जाता है, जिसे पोनी मोटर कहा जाता है। क्योंकि जब सिंक्रोनस मोटर अपने आप नहीं घूम सकता, ये मोटर जो होता है तुल्यांकित मोटर, इसे स्वयं नहीं घुमाया जा सकता, इसको घुमाने के लिए एक दूसरे मोटर की आवश्यकता पड़ती है, जिसकी वजह से ये जब घूमने लगता है फिर बाद में ये अपना मैग्नेटिक लॉक ले लेता है और अपने फ्रिक्वेंसी के हिसाब से उसी रफ्तार में घूमने लगता है। तो इसीलिए इसे पोनी मोटर कहा जाता है। पोनी मोटर हमेशा तुल्यांकन मोटर में इस्तेमाल किया जाता है, मतलब सिंक्रोनस मोटर में यूज़ किया जाता है। अगला देखिए, हमारे जो भारत में है बिजली की जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज़ रखी गई है, क्योंकि हमारा सारा इंफ्रास्ट्रक्चर इसी आधार पे डिज़ाइन है। अगला सवाल क्या पूछ रहा है, वोल्टेज ग्रेडिंग में 600 वोल्ट से लेके 650 वोल्ट से लेके 33,000 वोल्ट तक का जो लाइन है उसे हम लोग हाई वोल्टेज कहते हैं, उच्च वोल्टेज। ठीक है, और जो 440, 220 और इससे जो नीचे की जितनी लाइन है उन्हें लो वोल्टेज कहा जाता है, लो वोल्टेज। अगला सवाल क्या पूछ रहा है, एक ब्रिटिश अर्थिंग सर्किट में, देखिए हार्स पावर जो होता है 1 HP का हमारा मानक जो ब्रिटिश प्रणाली के तहत जो होता है 746 होता है, 746 वाट। अगला सवाल देखिए क्या पूछ रहा है,
इसमें पूछ रहा है कि जो ट्यूबलाइट्स में यूज़ होने वाला फ्लोरेंस लैम्प में इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रिक चोक का पावर फैक्टर पूछा गया है। देखिए इलेक्ट्रिक चोक का जो पावर फैक्टर वो 98% होता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर जितने भी तरह, ये भी एक तरह का ट्रांसफार्मर है, जितने भी तरह के ट्रांसफार्मर उनकी जो एफिशिएंसी होती है 98% ही होती है। सबसे अधिक एफिशिएंसी देने वाला कोई अगर डिवाइस अब तक है तो वो ट्रांसफार्मर ही है। तो ये भी एक छोटा सा ट्रांसफार्मर होता है, इसका काम होता है उच्च वोल्टेज प्रोड्यूस करना, बहुत हाई वोल्टेज प्रोड्यूस करके ये ट्यूबलाइट के अंदर ऐसे स्पार्क प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से ये जल पाती है और पूरी तरह से रोशनी हो जाती है। अगला हमारा सवाल है गीजर का थर्मोस्टर परिसर क्या है। देखिए ये सब सवाल जो है आपको ऐसे कोई किताब में नहीं मिलेंगे, आपको स्वयं कहीं ना कहीं से देख के याद करने होंगे, या आपने देखे होंगे कुछ तो उसी से आप पता लगा सकते हैं। तो 32 डिग्री सेल्सियस से लेकर 88 डिग्री सेल्सियस तक ये थर्मोस्टर काम करता है गीज़र का। अगला सवाल हमारा पूछ रहा है कि इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। देखिए इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो हमें तय समय पे, फिक्स टाइम पे एक फिक्स जो है बिजली कितनी इस्तेमाल की गई उसको नापने में इस्तेमाल किया जाता है। इसे एनर्जी मीटर इसलिए कहा जाता है। एनर्जी मीटर जो हमारे घरों में मीटर लगे होते हैं उनको, ये जैसे देखिए एनर्जी मीटर है। ठीक है, एक समय एक सीमा में कितनी बिजली इस्तेमाल हुई इसकी ये रिकॉर्डिंग करता है, खपत को बताता है। अगला देखिए सवाल क्या पूछ रहा है, 30 वोल्ट पैनल की रेंज में वोल्ट मीटर का पाठ्यक्रम रीडिंग 40 वोल्ट है। ठीक है, एक वोल्ट मीटर इसे सेट किया गया 300 वोल्ट में, तो वो 40 वोल्ट की रीडिंग दे रहा है। लेकिन मीटर चयनकर्ता ने गलती से स्विच को 30 वोल्ट पर रख दिया, तो वोल्ट मीटर पाठ्यक्रम रीडिंग कितनी देगा, इसी के बराबर की रीडिंग वो देगा। जब 300 पे 40 वोल्ट दे रही थी, 30 पे वो 4 वोल्ट देगी, है ना। तो एक सिंपल सवाल है, बस इसे बना के घुमाया गया है जिसकी वजह से लोग कंफ्यूज हो, पर ये बहुत सिंपल सवाल है, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है ये। यदि एक तुल्यांकित मोटर अति उच्चेतित मतलब एक्सेलरेट बहुत ज़्यादा हो जाता है तो शक्ति कारक डैश होगा। शक्ति कारक क्या है, अग्रगामी होगा। अग्रगामी माने इंक्रीज हो जाएगी पावर जो है। जब सिंक्रोनस मोटर अपनी क्षमता से बहुत ज़्यादा तेज चलने लगेगा तो वो जो है उसका पावर फैक्टर को इंक्रीज कर देगा, देखिए पावर फैक्टर, सिंक्रोनस मोटर पावर फैक्टर को कंट्रोल करने के लिए होता ही है। वो उसको पावर फैक्टर जैसे 0.8 हम मानक रखते हैं, लेकिन वो कभी कभी 0.9 तक भी चला जाता है इसके वजह से। ठीक है, इससे कम आएगा तो वो लॉस ज़्यादा खाएगा, इसीलिए इसे सिंक्रोनस मोटर की मदद से सही किया जाता है। देखिए अगला सवाल क्या पूछ रहा है, किसी भी संस्था में पूर्ण लोड पर अधिकतम वोल्टेज ड्रॉप वोल्टेज कितना प्रतिशत। देखिए कोई भी जगह पे जो अधिकतम ड्रॉप वोल्टेज होता है 3% ही होता है। ठीक है, मानक के अनुसार, ये ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड मानक के अनुसार 3% होता है। अगला सवाल जो हमें पूछ रहा है, यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करने वाले के लिए क्या इस्तेमाल। देखिए यांत्रिक माने होता है मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो है हमें वायरों में आर्मर्ड केबल से प्रदान किया जाता है। आर्मर्ड तार के ऊपर एक लोहे की शीट चढ़ाकर उसे आर्मर्ड किया जाता है, तो इसे कवचीय तार कहा जाएगा। अगला पूछा है, सजावटी प्रकार व्यवस्था में श्रृंखला में कौन सी लाइट का द्वारा नियंत्रित होती है। देखिए आपने पहले पुरानी शादियों में या इस तरह की चीज़ों में इस तरह का कोई एक उपकरण देखा होगा, एक मोटर लगी होती है जिस तरह घूमता है और हमारे जो लाइट सजाई जाती थी वो लाइट जो है आपस में टिमटिमाती थी, अलग अलग रंग बदलती। तो उसका कारण ये था ड्रम स्विच, जिसे ड्रम स्विच कहा जाता था जी, ये घूमता था और उस हिसाब से बिजली तारों में दौड़ती थी, इसीलिए इसे ड्रम स्विच कहा जाता है। ठीक है, अगला सवाल है हमारा, ये पूछ रहा है स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग के बीच में देखिए 90 डिग्री का फेस अंतर होता है, ये हमें पता है। ठीक है, अगला सवाल क्या पूछ रहा है, देखिए इसमें पूछा गया कि GI भूतोल प्लेट, तो देखिए ज़मीन के नीचे अर्थिंग बनाने के लिए जो हम लोग प्लेट इस्तेमाल करते हैं उसका लेंथ और ब्रेड्थ जो है 40 सेंटीमीटर होता है, और इसकी जो थिकनेस है, इसकी जो मोटाई है वो 8.5 mm की रखी जाती है। ये एक मानक है जो कि आपको अर्थिंग के उसमें मिल जाएगी। अगला सवाल क्या पूछ रहा है, परमाणु बिजली उत्पादन संयंत्र का ईंधन डैश है। देखिए ईंधन, परमाणु जो प्लांट होते हैं, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं, उनमें जो मुख्य 2 ईंधन इस्तेमाल किए जाते हैं वो होते हैं यूरेनियम और थर्मोनियम। ये एक रेडियो एक्टिव मटेरियल है और इनका नंबर देखिए क्या है, 92 है इसका एटॉमिक नंबर, इसका 90 है, और इसमें ये 238 पे काम करता है और ये 232 पे। ठीक है, इसके एटॉमिक मास जो है हमारा इसमें दिया हुआ है।
अगला देखिए हमारा अगला सवाल क्या पूछ रहा है, ये पूछता है एक एसी सर्किट में अगर वोल्टेज और करंट के बीच फेज का अंतर 90 हो तो विद्युत शक्ति क्या होगी, वो शून्य हो जाएगी। कारण ये है कि अगर वोल्टेज और करंट अपने आपस में आसपास ही चलते हैं एक दूसरे को लेकर, और ये दोनों अगर एक दूसरे से 90 डिग्री के अंतर पे आएंगे तो इसमें या तो वोल्टेज रहेगा या तो करंट रहेगा, दोनों एक समय पे नहीं रहेंगे, तो इसे जीरो शून्य हो जाएगी इसकी शक्ति। अगला क्या है हमारा सवाल, अगला सवाल हमें ये पूछ रहा है कि कौन सा इंसुलेशन प्रतिरोध परीक्षण है। देखिए इंसुलेशन हम परीक्षण प्रतिरोध कैसे, इंसुलेशन हम कैसे नापते हैं, कोई केबल जो होता है, जो बड़े बड़े केबल जो होते हैं पावर हाउसेस में इस्तेमाल किए जाते हैं, अगर उनमें शॉर्ट सर्किट हो गया है या वो अर्थ फॉल्ट बता रहे हैं तो उसे मेगर के द्वारा नापा जाता है। ठीक है, ये हमारा मेगर है, ये आजकल के मेगर इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर का क्या कार्य है। देखिए कम्यूटेटर क्या होता है, ये कम्यूटेटर है, आपने छोटे खिलौने वाले मोटरों में ये देखा होगा शायद, इस तरह की छोटी सी मोटर के पीछे डिवाइस लगी रहती थी जिसमें तार को ले आके जोड़ा जाता था, ये कम्यूटेटर कहलाता है। तो ये जो होता है ये एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में बदलता है, इसमें एसी वोल्टेज आता है तो इसमें से जब ये मोटर घूमता है तो ये जो है एसी करंट ही प्रोड्यूस करता है, दो मैग्नेटों के बीच ये एसी वोल्ट ही करंट प्रोड्यूस करता है, पर इस कम्यूटेटर की मदद से ये उसे डीसी में कन्वर्ट किया जा पाता है। अगला सवाल देखिए क्या पूछ रहा है, वेव वाइंडिंग में कितने समांतर पथ होते हैं। देखिए वेव वाइंडिंग क्या है, ये आपकी वेव वाइंडिंग, इसमें हमेशा दो ही समांतर पथ होते हैं, एक ये और ये दो, नॉर्थ और साउथ पोल जो ये बनाता है। अगला सवाल क्या पूछ रहा है, देखिए पीवीसी कंडक्टर वाली वायरिंग में के मामले में पीवीसी कंडक्टर नली की न्यूनतम मोटाई जो है 1.5 mm रखी जाती है। ठीक है, पीवीसी की, ये सब सवाल जो है आप ऐसे कोई याद नहीं कर सकते, बस एक सिंपल सवाल है, थोड़ा कॉमन सेंस यूज़ करना पड़ेगा। निम्न में से कौन सा विषम चुंबकीय, देखिए डाई मैग्नेटिक पदार्थ क्या होता है, डाई मैग्नेटिक विस्मित होता है, एंटीमनी होता है, स्वर्ण होता है, ये सारे डाई मैग्नेटिक जिसमें मैग्नेट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए इसे डाई मैग्नेटिक कहा जाता है या विषम चुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। अगला सवाल जो है आरसीसी पोल का प्रयोग। देखिए आरसीसी जो पोल होता है जो सीमेंट से बनाया जाता है, छड़ और सीमेंट से मिलकर बनाया जाता है, ये 11 kV तक की लाइन में इस्तेमाल किया जाता है, उससे ऊपर की लाइन में लोहे के पोल इस्तेमाल किए जाते हैं, आयरन को। ठीक है, 11 kV तक हम सीमेंट का इस्तेमाल करते हैं। देखिए ये आपका फिटर का सवाल है, ट्राई स्क्वायर का प्रयोग डैश कोण में किया जाता है, 90 डिग्री का कोण ये ट्राई स्क्वायर बनाता है, ये आपका ट्राई स्क्वायर। ठीक है, अब है वेव वाइंडिंग में डैश इस्तेमाल। देखिए वेव वाइंडिंग भी मैंने बताया पिछले सवाल में कि दो है, इसमें फेज बनता है, एक इस तरफ और एक इस तरफ, इसको जोड़ दिया जाता है आपस में। ठीक है, अगला सवाल क्या पूछ रहा है, जब लोहा का श्रेय और तांबे का श्रेय बराबर होता है तो ट्रांसफार्मर की दक्षता। देखिए जब लोहा की लॉस, आयरन लॉस और कॉपर लॉस एक बराबर हो जाएगी तो ट्रांसफार्मर 100% एफिशिएंट बताएगा अपने आप को। ठीक है, पर ये असलियत में मान्य नहीं है, लेकिन ये सवाल के अनुसार ये पूर्ण लोड पे काम करता है, 100% इसकी दक्षता होती है। धन्यवाद दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। आगे